सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 8th लेक्चर। टॉपिक का नाम है मेटल कार्बोनाइल और कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं हम इनको, मेटल कार्बोनाइल या कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सो मेटल कार्बोनाइल क्या होते हैं? इन विच CO एक्ट एज ए लिगेंड, जैसे NiCO होल 4 हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसके क्या होता है? sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। देन दिस इज FeCO होल 5, दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, एंड CO होल 6, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो इन सब कंपाउंड को बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लीगेंड एक्ट कर रहा है। और अगर हमारे पास दो मेटल एटम इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बोलते हैं बायन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। बायन्यूक्लियर, जो ये वाली थी ऊपर, इन तीनों को क्या बोलेंगे? इन तीनों को बोलेंगे हम होमोन्यूक्लियर या यूनिन्यूक्लियर भी बोलते हैं। होमो की बजाय मोर एप्रोप्रिएट इज यूनिन्यूक्लियर, यूनिन्यूक्लियर बोलेंगे, और इनको बोलेंगे बायन्यूक्लियर। यूनि और मोनोन्यूक्लियर ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो ये हो गया जी मेटल कार्बोनाइल। अब इससे पहले कि हम इसकी बॉन्डिंग डिस्कस करें, हमारे को एक चीज समझनी है, उसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, which is known as effective atomic number। ये क्या होता है? आप सिंपल वर्ड में समझेगा तो EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। So what is effective atomic number? That is atomic number of central metal minus oxidation number or 2 into coordination number. Let us calculate the effective atomic number of some metal. तो एग्जांपल लेते हैं हम FeCN होल 6 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। तो हमारे पास आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? एक CN कितनी बॉन्ड बनाता है? एक, तो 2 CN 6 CN कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे? तो 6 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 24 प्लस 12, ये आ गया 36। और देखें COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, क्या आ गया जी? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एक EN कितनी बॉन्ड बनाता है? 2, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 3 EN कितनी बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो ये आ गया जी 24 प्लस 12, दैट इज 36। तो इस तरह से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे को बोला जाए कि इसका निकालो जी, K3 FeCN होल 6, तो अगेन मेटल, सेंट्रल मेटल जो है उसका कितना है? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ जाएगा मेरे पास 3, आप निकालिएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अगेन 6 हो गया। तो ये कितना आया हमारे पास? 23 प्लस 12 35। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उसी के लिए एप्लीकेबल, किसी के लिए भी हो सकता है। मान लेते हैं हमने ये लिखा जी NiCl4 2 नेगेटिव, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आ गया 26, और 28 में से दोगे 4 2 8, 34।
सो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इस तरह से हुआ। तो दिस इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो मेटल कार्बोनाइल क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उसी के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्यादा अप्रोप्रिएट या ज्यादा एप्लीकेबल हम इसको करते हैं। तो एक रूल है दैट इज कॉल्ड साइडविक रूल, SIDGWIC के साइडविक रूल, जी साइलेंट पढ़ लेते हैं इसमें, साइडविक रूल। साइडविक रूल क्या बोलता है कि फॉर मेटल कार्बोनाइल, ध्यान दीजिएगा कि फॉर मेटल कार्बोनाइल इफ effective atomic number of central metal is equal to next nearest noble gas configuration, then it will be more stable। दोबारा से बोल देता हूं क्या था। It states that for metal carbonyl, if effective atomic number of central metal atom is equal to atomic number of next nearest noble gas, then it will be highly stable, otherwise it will either lose or gain electron to acquire noble gas atomic number configuration। Let us take the example। जैसे ये है जी हमारे पास NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनाइल, निकल का एटॉमिक, तो हमने इसका जो EN निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो क्या हो गया, इसका है जी हमारे पास 28 प्लस 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, तो 28 और 36। अब निकल के जो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस है हमारे पास वो कौन है, क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। तो ये वाली जो कॉम्प्लेक्स है हाईली स्टेबल होगी, बिकॉज जो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया वो निकल के बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉन यानी उस के बराबर था जितना उसका एटॉमिक नंबर था। और देखते हैं FeCO5, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होता, जितने भी मेटल कार्बोनाइल है 0 आएगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 26 प्लस 10 36। अब जो आयरन के नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी है, मतलब कौन सी नोबल गैस है, दैट इज 36। तो ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे कर रही है। तो साइडविक रूल इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास एप्लीकेबल होता है। अब इससे हम करेंगे क्या, किस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक द फ्यू एग्जांपल्स। क्वेश्चन है मेरे पास और ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है हमारे पास, और क्वेश्चन है कि वाई MnH2O whole 6, why MnCO whole 6 act as reducing agent। अब देखना है हमने कि इसका जवाब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि why MnCO6 act as a reducing agent। reducing agent क्या होता है कि which lose electron, आपको याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। हमने क्या किया, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। कितना है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 25 प्लस 10 35 है। तो अगर हम यहां पे देखें MnCO होल 6, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 35। अगर ये क्या कर देता है MnCO, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देगा तो अगर आप इसमें चेक करेंगे तो यहां पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा 25, तो पहले था 25 -1 प्लस
ओह सॉरी, मैं ऊपर जरा थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 20 मैं सोचा कुछ गड़बड़ हो रही है, सॉरी, दिस इज 37। तो 25 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 36। तो हमने पहले ही पढ़ लिया, साइडविक रूल क्या बोल रहा है कि जिसमें सेंट्रल मेटल का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के बराबर। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो थी, मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 था, ये स्टेबल नहीं था ये वाली मेटल कार्बोनाइल, पर ये वाला मेटल कार्बोनाइल ज्यादा स्टेबल हो गया। कैसे बनाइए? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे कर लेता है। और देखते हैं एग्जांपल, ये डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ है, शायद ये जे मेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि विल वेनेडियम CO5 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलते ये क्या एक्ट करेगा? तो हमने क्या करना है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। हमने EAN निकाल दिया, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, नाउ 23 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो ये आ गया जी 5 10 33 आ गया हमारे पास ये। तो जाहिर सी बात है कि 33 को अगर 36 में जाना है, क्योंकि नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? अगेन क्रिप्टन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो अगर ये जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था हमारे पास 33, अगर ये करेगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन, तो भाई हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा VCO होल 5 3 नेगेटिव। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? अब आप इसको करिएगा सॉल्व, तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा हमारे पास। तो देयरफॉर इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट काम करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। और इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। तो इससे पहले कि हम इसको आगे करें, हमारे को एक बात समझनी होगी, जो मेटल, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये होता है जी हमारे पास नॉन क्लासिकल लिगेंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी इस चैप्टर के, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो क्या समझिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 14, और 11th का जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम एक चीज समझते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या है? के मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, और उसके बाद सिग्मा 2pz2 और देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब यहां पे ध्यान से बात समझिएगा, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखी? क्योंकि इससे एक बात साबित होगी कि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें 2 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। फील्ड ऑर्बिटल है, ये इतने सारे फील्ड ऑर्बिटल है, यानी CO का जो सिनेरियो है उसमें फील्ड ऑर्बिटल है, और साथ में ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये वाले जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py
दीज आर द एम्प्टी ऑर्बिटल और वेकेंट ऑर्बिटल्स। दो तरह के ऑर्बिटल्स है। और जो सेंट्रल मेटल है जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, उसमें भी जो डी के दो तरह के ऑर्बिटल है। जो डी ऑर्बिटल्स है हमारे पास दो तरह के, कुछ तो फील्ड होते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, और कुछ वेकेंट होते हैं। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हम ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके पास भी दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं। तो पहले हमने ये समझा कि जो CO है वो नॉन क्लासिकल लिगेंड से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। एंड एट द सेम टाइम जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके पास फील्ड ऑर्बिटल भी है और वेकेंट ऑर्बिटल भी है। सिमिलरली जो हमारे पास सिनेरियो है वो जो सेंट्रल मेटल है उसके पास भी दो तरह के ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल भी है और वेकेंट ऑर्बिटल भी है। तो जो बॉन्डिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, यानी सॉरी मेटल कार्बोनाइल के अंदर, दैट पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई नेचर, यानी सिग्मा और पाई कैरेक्टर है। अब पहली बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है। जो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनती है तो हमने क्या किया कि मेटल को हमने ऐसे शो कर दिया, इसके हम कुछ खाली ऑर्बिटल भी दिखा रहे हैं और कुछ फील्ड ऑर्बिटल भी दिखा रहे हैं। सो दिस इज द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड एट द सेम टाइम लेट अस रिप्रेजेंट वेकेंट ऑर्बिटल, हमने ऐसे शो कर दिया उसका। तो ये जो ब्लैक कलर वाला दिस इज द फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल किसका, मेटल का। और ये जो ब्लू कलर वाला ये क्या हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल। और मैंने आपको भी CO के बारे में ऊपर बता ही दिया, तो CO में भी उसी तरह का सिनेरियो है हमारे पास। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें क्या है, हमारे पास फील्ड ऑर्बिटल भी है, दिस इज द फील्ड ऑर्बिटल, और पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल है। उनको हम इस तरह से शो कर रहे हैं। दिस इज पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या बोला हमने कि जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है, दे पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। जो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ D. So this is metal carbon sigma bond. So how metal carbon sigma bond is formed? Metal carbon sigma bond is formed by donation of lone pair of electron from filled orbital of carbon monoxide to the empty orbital of metal. At the same time जो metal है ये क्या करता है, ये इसको जो पाई बॉन्ड कैसे बनती है, जो इसका फील्ड ऑर्बिटल है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन उल्टे दे देता है। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जी होता है एक दूसरे की हेल्प करना, सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उससे जो मेटल कार्बन की बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो फिर से एक बार सम अप करते हैं हम चीजों को कि जो मेटल कार्बन हमारे पास जो ये मेटल कार्बोनाइल है इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होती है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है कि जो मेटल का खाली ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, वो एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के फील्ड ऑर्बिटल से, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एट द सेम टाइम जो इसका फील्ड ऑर्बिटल है वो उल्टे इसको अपने जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इसके एम्प्टी जो पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो उससे क्या हो गया हमारे पास, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है जी, ये बहुत जगह वर्ड यूज होता है सिनर्जी, सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक मतलब एक दूसरे की, इसने इसको दिए इसने उसको दिए, दोनों ने एक दूसरे को, और उससे मेटल कार्बन की बॉन्ड जो बहुत ही स्ट्रेंथन होगी। अब अगर आप यहां पे कुछ पॉइंट देखें, कुछ तो भी और लिखते हैं हम। देखो ये मेटल था और कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड थी, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था वो कितना था, 3 था CO का। पर जब ये इसमें बॉन्ड बन जाएगी, अब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था, अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो देयरफॉर CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के ऊपर। एट द सेम टाइम और क्या हो जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो यहां पे लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के। 11th की हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो बॉन्ड लेंथ, एक मिनट इसको दोबारा से लिख देता कि कंफ्यूजन ना रहे।
यहां पे लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नाउ ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट क्या क्या हुआ, पहले मैंने क्या बोला कि इसका ट्रिपल बॉन्ड थी तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था, सो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ CO की जो बॉन्ड लेंथ हो इंक्रीज होगी मेटल कार्बोनाइल में। दूसरा क्या हो गया कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर अगेन हमारे पास कम हो गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए, तो कोई और इसमें अगर पॉइंट होगा तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई, मेटल कार्बन, यस ये ध्यान देना है आपने कि हम CO के बीच की बात कर रहे थे, पर अगर हम बात करें तो मेटल कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो डिक्रीज हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड बन गई ना उसमें। तो ये कुछ पॉइंट से मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ तो कम हो गई पर कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ठीक है जी, उसी तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम हो जाएगी पर इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो है हमारे पास बढ़ जाएगी क्योंकि वो सिंगल से डबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा टॉपिक और मेटल कार्बोनाइल। अब क्विकली एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं हम, और वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं साथ में। organometallic compound. So these are those compounds which contain metal carbon bond. उसको बोलते हैं organometallic compound. So these are those compounds which contain metal carbon bond. ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। नंबर 1 सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मैंने शॉर्टकट में इसको एब्रीवेट कर दिया, OMC कोई स्टैंडर्ड एब्रीवेशन नहीं है। सो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, या ग्रुप 12 जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो वो इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास आ गया जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो जैसे ही हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये हम यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास, तो उल्टा है मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड और कीटोन में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, टेट्रा इथाइल लेड हो गया, टेट्रा इथाइल लेड, तो इसमें S ब्लॉक का एलिमेंट इंक्लूड हुआ, इसमें हमारे पास P ब्लॉक का हो गया, TeL बोलते हैं हम इसको। और हो गया जी डाइमिथाइल जिंक या डाइमिथाइल कैडमियम। डाइमिथाइल कैडमियम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डाइमिथाइल कैडमियम और एसिटाइल क्लोराइड अगर रिएक्ट करवा देते तो क्या बनता है, हमारे पास बन जाता है कीटोन, तो डाइमिथाइल। उसी तरह से डाइमिथाइल टिन आ गया, टेट्रामिथाइल टिन भी होता है ये। तो इस तरह के कंपाउंड है विच कंटेन सिग्मा मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड दीज आर मेनली फॉर्म्ड बाय S ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो ग्रुप हमारे पास 12 एलिमेंट्स, ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं। देन वी हैव नंबर 2 पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विच कंटेन मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, जिनमें मेटल कार्बन के बीच की पाई बॉन्ड होती है, उसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड दीज आर मेनली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। These are mainly formed by transition elements, D block elements इसको ज्यादातर बनाते हैं। Why? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो why transition metal form pi complexes भी बोलते हैं इसको, because they have vacant orbital, vacant d orbital होते हैं उनके बीच में। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं इसमें जी, और सबसे पहला है हमारे पास JJ सॉल्ट।
ZEISES, जिस सॉल्ट, एंड इसका है जी हमारे पास KPtCl3 eta2C2H4। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे क्या है, KPtCl3, ये 3 Cl है, ये हो गया, और यहां पे CH2 इस तरह से। तो इसकी जो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा पाई, वो इसके साथ बॉन्ड बना रही। तो इसका पाई जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इथीन का, और इसका d ऑर्बिटल। देन वी हैव फेरोसिन। तो फेरोसिन जो होता है हमारे पास Fe eta5 C5H5, दिस इज कॉल्ड फेरोसिन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया इसका, और बीच में Fe है यहां पे। देन वी हैव डाइबेंजीन क्रोमियम। सो डाइबेंजीन क्रोमियम में Cr eta6 C6H6, डाइबेंजीन क्रोमियम। तो इसमें बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे क्रोमियम के साथ वो बॉन्ड बना रहा है। तो इन दोनों कंपाउंड को, फेरोसिन और डाइबेंजीन क्रोमियम वालों को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं इनको, दे आर कॉल्ड सैंडविच कंपाउंड। अब अगर आप इसमें देखें तो यहां पे ये जो एक हमने सफिक्स लगाया हुआ है, सॉरी जो प्रीफिक्स यूज किया हुआ है, एक सफिक्स होता है इनमें प्रीफिक्स। तो यहां पे जो ईटा है ना, ये हमारे पास यानी प्रीफिक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू मेटल। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू मेटल। जैसे यहां पे eta2 का मतलब क्या है कि 2 कार्बन प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इन द सेम वे यहां पे eta6 का मतलब क्या हुआ कि 6 कार्बन इन्वॉल्व है, मतलब कार्बन का पूरा जो रिंग, 6 कार्बन का जो रिंग है, दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये टॉपिक हो गया जी हमारा। अब लास्ट में क्या है जो कि आपने खुद कर लेना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं क्विकली इसको यहां पे बोलता रहता हूं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसको अलग से भी ले लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक। चलिए उसको डिफरेंट क्लास में करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।